जहां से हम लोगों ने कल छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कि सुपरसोनिक स्पीड की बात करते हैं। तो सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज सेड टू मूव विद द सुपरसोनिक स्पीड। और उसकी वजह से उसके पीछे एक बूम क्रिएट होता है जिसको हम सुपरसोनिक बूम बोलते हैं। मैक नंबर पूछा जा सकता है। मैक नंबर क्या होता है? तो मैक नंबर इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसको हम बोलते हैं मैक नंबर। डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव्स, साउंड और लाइट वेव में क्या क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है। तो फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, सो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, वाइल लाइट वेव्स के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो वो नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, बट लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव होते हैं। साउंड वेव का जो वेवलेंथ होता है वो 1.66 से 16.6 मीटर, 1.66 सेंटीमीटर से 16.6 मीटर तक हो सकता है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है वैसे। और लाइट का जो होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ये 2000 क्यों लिख दिया इसने, 8000 है होता है ये। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ऐसा होता है। वैसे अगर और स्पेसिफिक जाएंगे तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक जाता है, ये होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या है? आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो अब देखो, हमने पहले भी रिप्रेजेंटेशन तो देखा ही हुआ है, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। बस वहां पे क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहे थे, तो हमने जो इक्वेशन वहां बनाई थी, यहाँ कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन के लिए भी वही सेम इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन जनरली मैंने लिख तो दिया है, लेकिन IMUCT में इसका कोई रोल नहीं है। इवन बोर्ड में भी ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। ये डेरिवेशन, ये काफी पुराने वाले नोट्स थे मेरे, तो ये डेरिवेशन मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि कई बार जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर करते थे वो डेरिवेशन पूछ लेते थे, तो इसलिए मैंने एक डेरिवेशन डाल दिया था ये वाला। बट इसकी जरूरत नहीं होती, कभी पूछा नहीं जाता ये। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, हम लोग सब लोग जानते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव ऑफ प्रोपगेशन आर सेम। इक्वेशन ऑफ वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेरिएशन और डेंसिटी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस। वहां पे हम y को लिखते थे ना, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पे तो पार्टिकल भी x की डायरेक्शन में और वेव भी x की डायरेक्शन में है, तो तुम क्या कर सकते हो, y की जगह s डाल दो, या अगर s नहीं दिखाना चाहते तो तुम वही सेम चीज प्रेशर में दिखा सकते हो, वही सेम चीज डेंसिटी में दिखा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे वहां पे y नहीं दिखा सकते थे, तो यहाँ पे हमने s दिखा दिया। s इक्वल टू s नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, वेयर s इज द जनरल डिस्प्लेसमेंट। s है क्या है? जनरल डिस्प्लेसमेंट। एंड s नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्रेशर में दिखाना चाहोगे तो प्रेशर में थोड़ा उल्टा हो जाता है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस साइन की जगह पर कॉस आ जाता है अगर प्रेशर में दिखाना होगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ से दिखाया भी था, कि उसी को डिराइव करके मैंने दिखाया था कि प्रेशर वाली वेव कैसे बन रही है, एस वाली कैसे बन रही है। तो जनरली प्रेशर वेव तुमसे कोई नहीं पूछेगा, तुमसे बस इतना ही पूछेंगे कि इसकी वेव कैसी होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। या इक्वेशन देने के बाद तुमसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो मेन फॉर्मूला होता है ना, वो होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का। वो फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, और वो फॉर्मूला भी ऊपर वाले फॉर्मूले से डेराइव किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग डेरिवेशन में नहीं घुसेंगे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा नहीं पूछा जाता कहीं पे भी। हमसे बस ये पूछा जाता है कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड पे। फर्स्ट है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो अगर कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ध्यान से देखते जाना, साउंड भी देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन की। ट्रांसवर्स वेव मोशन मतलब कौन सा वाला वेव मोशन? जो हमने ये वाला वेव मोशन देखा था, ये वाला वेव मोशन। अगर कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग है, मतलब कोई ऐसा, जैसे
खिंचा हुआ तार है, जैसा कि गिटार वगैरह में लगा रहता है, और उसमें वेव अगर तुम जनरेट करोगे तो वहां पे जो वेव का वेलोसिटी होता है दैट इज v इक्वल टू रूट ओवर टी बाई एम, जहां पे t क्या है, उस वायर में जो भी टेंशन है, और मास क्या है, मास है लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। ये m को मास ऑफ वायर नहीं समझना, m है मास पर यूनिट लेंथ, ये याद रखना। अब अगर इसकी जगह कोई सॉलिड बॉडी रख लेते हैं, कोई सॉलिड रॉड है, सॉलिड प्लेट है, और उसमें हम देखते हैं वेव हम जनरेट कर रहे हैं, और फिर क्या होता है, तो वो भी ट्रांसवर्स, जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक सॉलिड ऐसा प्लेट बनाया, ये प्लेट है, आयरन प्लेट है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक छोटे हैमर से, रबर वाले हैमर से मार करके यहाँ पे एक वेव जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसके अंदर हमें देखना होगा, तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू रूट ओवर न्यू बाई रो। न्यू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, कि बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो सब पढ़ते थे ना, वही यहाँ पे है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। एंड रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन मोशन। लॉन्गिट्यूडिनल, यहाँ पे तो हमने हथौड़ा ऐसे मारा था, लेकिन अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई वेव, अगर हम इसको हैमर को इधर से मारते हैं, इस जगह से, तब क्या होता, हैमर को हम सपोज ऐसे दिखाते कि यहां से हमने ये हैमर मारा और लॉन्गिट्यूडिनल वेव इसमें मोशन कर रहा है, तो सॉलिड मीडियम में जो वेव मोशन करेगा, या कोई सपोज साउंड वेव आ रहा है और वो सॉलिड से निकल करके जा रहा है, ये भी मान सकते हैं कि कोई साउंड वेव आ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव आ रहा है और उससे निकल के जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज v इक्वल टू रूट ओवर k प्लस 4/3 न्यू अपॉन रो। k बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा, न्यू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी रहेगा, रो डेंसिटी रहेगा, और यहां से हमें आंसर मिलेगा। और अगर सॉलिड बार, सॉलिड चीज जो भी है वो लॉन्ग बार के फॉर्म में है, तो y हमारा यंग मॉड्यूलस की तरह काम करेगा, यंग मॉड्यूलस हमें वहां पे लेना पड़ेगा। इन सब का डेरिवेशन हम वहीं से निकाल सकते हैं, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था, लेकिन मैं वो फॉर्मूले में भी डिराइव करने में जा नहीं रहा हूं यार। अच्छा, इसके बाद अगर लिक्विड मीडियम होगा तो ये आ जाएगा v इक्वल टू रूट ओवर के बाई रो। गैसेस होंगे तो वहां पे भी के बाई रो आ जाएगा। तो ये सब कांस्टेंट ही यूज हो रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें बताते जाऊंगा कि वहां पे तुम्हें क्या यूज करना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला, मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ। अब हम लोग डायरेक्टली चल रहे हैं फाइनल आंसर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, और फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। सर हाँ सर क्वेश्चन में सर बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सर ये सब गिवन होगा? हाँ, क्वेश्चन में सब दिया होगा तुम्हें। अच्छा ठीक है सर, तब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये सब दिया होगा, तभी तुम्हें फाइंड करने के लिए बोलेगा। यस सर, ठीक है सर। अब ये बोल रहा है कि एज सॉलिड्स आर मोस्ट इलास्टिक व्हाइल गैसेस आर लीस्ट। तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कैसी बातें बोल रहा है कि सॉलिड सबसे ज्यादा इलास्टिक है और गैसेस सबसे ज्यादा लीस्ट। तो एक्चुअल में होता यही है कि सॉलिड सच में बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक आयरन बार लेते हैं ऐसी, और इस पे यहाँ पे एक हैमर लेते हैं, रबर हैमर, और हम उसको मारते हैं, तो जब तुम मारोगे ना, तो सॉलिड इतना लंबा मोशन नहीं करने वाला है, इतना बड़ा। सॉलिड वाला जो होगा वो हल्का सा नीचे जाएगा और तुरंत अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो मोर इलास्टिक इसी से देखा जाता है कि वो कितनी जल्दी अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है। इससे नहीं, कई लोगों को लगता होगा रबर बहुत इलास्टिक होती है, लेकिन इलास्टिसिटी उसमें ज्यादा होती है जो अपनी मीन पोजीशन या अपनी जो पुरानी वाली पोजीशन है उसको जल्दी से जल्दी रिक्वायर कर ले। इसलिए सॉलिड्स सबसे ज्यादा इलास्टिक होते हैं। सॉलिड सबसे ज्यादा इलास्टिक होते हैं, इसलिए इनका ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये मॉड्यूलस वाला कांस्टेंट, ये सबका ज्यादा होता है। और ये इन सबका ज्यादा होता है तो वेलोसिटी भी इनके अंदर साउंड की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये देखो, तुम्हें साउंड की वेलोसिटी का भी डिफरेंस दिखाया गया है कि स्टील में कितनी होगी, वाटर में कितनी होगी, और एयर में कितनी होगी। ये चीज जरूर याद रखना, ये पूछा जा सकता है कभी कभी। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है न्यूटन का। तो हमारे न्यूटन साहब जो थे, मैंने जैसे पहले भी बताया तुम लोगों को कि मुझे लगता था कि कहीं से तो कुछ ढाप के ले आया था पूरा,
जिसको खुद समझ में नहीं आता था बेचारे को, तो ये कोई भी फॉर्मूला दे देता था बिना डेरिवेशन के। इसने हजारों लाखों फॉर्मूले बिना डेरिवेशन के दे दिए थे। इसके बाद लोग समझते रहते थे, करेक्शन करते रहते थे। तो इसलिए मुझे कभी कभी डाउट होता है कि इसको कहीं से नोट्स मिल गए होंगे किसी के। इसने एक फॉर्मूला दे दिया, और देखना फॉर्मूला देने में थ्योरी भी क्या लिखी हुई, ही अज्यूम्ड दैट when sound propagates through air temperature remains propagates through air temperature remains constant। तो उसने वेलोसिटी जो एयर में थी वो क्या डाल दी, रूट ओवर के बाई रो, और के जो है एयर के लिए जो के होता है वो हो जाता है उनका प्रेशर, तो उसने डाल दिया पी बाई रो। अब जब हम पी बाई रो करके डालते थे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आती थी वो 279 के आसपास आती थी, जो कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं थी, स्पीड ऑफ साउंड नहीं थी। ठीक है, एक्चुअल में जब हम देखते थे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये थी, तो ये प्रॉब्लम होती थी, ये किसी को समझ ही में नहीं आया, और बहुत टाइम तक नहीं समझ में आया। ये फॉर्मूला देने के बावजूद भी न्यूटन को समझ नहीं आ रहा था। तो इसमें फिर एक दूसरा साइंटिस्ट था लैपलास, उसने करेक्शन किया। उसने क्या बोला कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो होता है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस जो होते हैं, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, तो वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं वो क्विक प्रोसेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि डेल्टा क्यू 0 हो जाता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस जो होते हैं वो स्लो प्रोसेस होते हैं, और उनमें क्या होता है, उनमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता, वो इतने स्लो प्रोसेस होते हैं। लेकिन साउंड को एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाने में बहुत कम टाइम लगता है, तो इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल नहीं बोल सकते थे। बट ये बात न्यूटन को बहुत टाइम तक समझ ही नहीं आई, वो सिर्फ इसी अजम्पशन पे चल रहा था। और फिर ये लैपलास ने करेक्शन किया, तो यहाँ पे पी की जगह पर गामा पी भी आया। मतलब यहाँ पे जो ई का वैल्यू डालना था ना हमें, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डालना था, वो सिर्फ प्रेशर नहीं था, वो गामा पी था, गामा पी बाई रो। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना था वेलोसिटी का, वो बना था रूट ओवर गामा पी बाई रो। अब जब हम इसका वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ साउंड में अलग अलग चीजों के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये तुमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने गामा बी बाई रो वाला जो फॉर्मूला बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, तो ये तुमसे पूछ सकते हैं। तो अब जरा इसको भी देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसके ऊपर इफेक्ट। फॉर्मूला याद रखना बस, गामा बी बाई रो। तो वेलोसिटी क्या है, रूट ओवर गामा पी बाई रो। तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं कि इट इज डायरेक्टली, मतलब इट इज इंप्लाइंग दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो। मतलब डेंसिटी जितनी कम होगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी कम होगी। तो ये डेंसिटी का इफेक्ट हो गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, तो अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे तो v इक्वल टू रूट ओवर गामा पी बाई रो आता है। ठीक है, और ध्यान से देखना, तुम लोगों ने पीवी अपॉन एनआरटी पहले पढ़ा होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी या पीवी इक्वल टू आरटी, अगर हम ऐसा देखेंगे। अब मैं यहां पे रो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा, तो पी बाई रो क्या आ जाएगा, v इंटू रो, v वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाता है, मास हो जाता है, आर टी बाई एम। ये मास बन गया, डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं इसको p बाई रो की जगह डालूं तो ये आर टी बाई एम बन जाएगा। तो हम ऐसा बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P और रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जितना P बढ़ेगा उतना ही रो बढ़ेगा, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, जैसे एटमॉस्फेयर में जनरली टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, तो तुम जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना डेंसिटी बढ़ेगा। इसलिए प्रेशर का उतना ज्यादा इफेक्ट इस पे, मतलब उतना क्या नहीं ही पड़ता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वो तो तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी।
अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तब तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, with increase in humidity density of air decreases, so with rise in humidity velocity of sound increases. जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी से क्या होता है, कोई बता सकता है क्या होता है? हवा की स्पीड से, हवा की वेलोसिटी से क्या डिफरेंस आएगा अगर हवा की वेलोसिटी भी उसमें ऐड कर दी जाए? सो इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी यहां से आता है, बिकॉज विंड ड्रिफ्ट्स द मीडियम air along it in its direction. Therefore, the velocity of sound in a particular direction is the algebraic sum of the velocity of sound and the component of wind. मतलब अगर हवा चल रही है, हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, चलो ये बना ही हुआ डायग्राम, हवा चल रही है सपोज इस डायरेक्शन में, और सोर्स ऑफ साउंड ये और साउंड जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो विंड का जो कंपोनेंट साउंड की डायरेक्शन में होगा ना, वो हमें हेल्प करने वाला है, क्योंकि वो मीडियम को आगे लेकर के जाएगा। मीडियम क्या है? मीडियम एयर पार्टिकल ही है, और विंड क्या करेगा? वो एयर पार्टिकल को ऊपर लेकर के जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि विंड का जो भी कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में आ रहा होगा हम उसको वहां पे ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगा। 10th पॉइंट वैसे उतना पूछने लायक है नहीं, क्योंकि इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और ये सब घुसा रखा है इन्होंने, तो उसकी उतनी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है उसकी। इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो ये बिल्कुल वैसा ही फिनोमिना है जैसा कि तुमने लाइट वाले चैप्टर में 10th क्लास में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना, ये बिल्कुल वैसा ही फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स वाला। तो जरा एक बार इसको भी देख लेते हैं क्या होता है ये, क्योंकि ये भी हमारी हेल्प तो करने वाला है ही। अब क्या बोल रहा है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन? ये बोल रहा है कि व्हेन साउंड वेव्स आर इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री, बाउंड्री समझना बहुत जरूरी है। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री दो मीडियम्स को सेपरेट करती है, बिटवीन टू मीडियम, तो बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम बोल दिया। अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट वेव, ये है वेव यहां से आ रही थी, ये इंसिडेंट वेव थी, ये यहां आई। अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट वेव रिटर्न्स बैक इनटू द इनिशियल मीडियम, ये इनिशियल मीडियम में चली गई यहां से वापस, और कुछ पार्ट होगा जो उस मीडियम को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो ये जो वापस आ रहा है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, और ये जो इसी मीडियम में आगे दूसरे मीडियम में आगे ट्रांसमिट कर गया इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ये कांस्टेंट रहने वाली है, मतलब जो इंसिडेंट वेव का फ्रीक्वेंसी होगा, रिफ्लेक्टेड का, ट्रांसमिटेड का, ये सब कांस्टेंट रहने वाला है। जैसे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होते हैं, वैसे इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव होते हैं, इनके लॉज भी सेम ही होते हैं। द इंसिडेंट रे या वेव डाल दो यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड वेव, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड वेव ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सब एक ही प्लेन में दिखाई पड़ेंगे, पहली बात। रिफ्लेक्शन के लॉ वैसे ही काम करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चलेगा यहाँ पे। और रिफ्रैक्शन के लिए दूसरा जो स्नेल्स लॉ होता था वो काम करेगा, साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पे साइन टी लिया हुआ उसको, दैट इज वी आई अपॉन वी टी, ये बिल्कुल वही सेम लॉ है। इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम और रिजिड सपोर्ट, फेज चेंज बाय 180 डिग्री। अगर यहाँ पे कोई रिजिड सपोर्ट है तो 180 डिग्री का फेज चेंज हो जाता है। 180 डिग्री का फेज चेंज होने का मतलब क्या है? मतलब पार्टिकल ऐसे समझ के चलना, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें यहाँ पे यस सर, सेम मीडियम में सर रिबाउंड कर जाएगा पूरा का पूरा, फ्री मीडियम में पूरा रिबाउंड कर जाएगा। और जो ऐसा होगा कि सपोज मैंने एक पल्स जनरेट करी यहाँ से, और यहाँ पे ये बंधा हुआ था, रिजिड मीडियम था ये। अब ये पल्स जैसे ही यहाँ पे आएगी इस जगह पे, ये क्या ट्राई करेगी? ये ट्राई करेगी कि ये पार्टिकल ऊपर जाए, लेकिन अगर ये रिजिड है तो ये क्या करेगा? ये तो ऊपर जाएगा नहीं,
यहां से यहां वाला जो पार्टिकल होगा ये इसको ऊपर लेना चाहेगा, बट ये वाला पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा बल्कि इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा, जस्ट नीचे ऐसा इधर आ जाएगा। और ये सारे पार्टिकल्स इसके सारे पार्टिकल्स के ऊपर ऐसा ही फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे मतलब कि ये जो पल्स थी ऐसे पलट गई पूरी की पूरी, मतलब आई ऐसे थी लेकिन इस पार्टिकल को ऊपर ना ले जा पाने की वजह से ये पूरी पलट गई और अब ये उल्टी जाएगी यहां से। इसको हम बोलते हैं कि ये 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाएगा अगर वहां पे क्या है, वहां पे रिजिड सपोर्ट है। तो अगर ऐसा हो रहा होगा कि a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड होगी वो क्या हो जाएगा, इसमें 180 डिग्री ऐड कर दो तो बस साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये बन जाता है, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें इसको ऐसे याद रखना है कि अगर y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रही है, या ए आई डाल सकते हो क्योंकि इंसिडेंट है तो ए आई डाल देता हूं, ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रही है, तो जो वापस जाएगी उसका पहली बात तो हो सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाए, वो डिपेंड कर रहा होगा कैसा मीडियम है, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई आ जाएगा या 180 डिग्री आ जाएगा, तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा। इस तरीके की रिफ्लेक्टेड वेव बनेगी हमारे पास, ये हमें याद रखनी चाहिए। और ये इसलिए भी याद रखनी चाहिए क्योंकि आगे इसका बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम और फ्री मीडियम। अब रेयरर है या फ्री मीडियम है तब क्या होगा, तो यहां पे कैसा होगा, फेज डज नॉट चेंज एंड डायरेक्शन रिवर्स। फेस चेंज तो नहीं होगा, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो फेस चेंज, अच्छा हाँ एक चीज और मैं गलती कर गया, यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि डायरेक्शन रिवर्स, क्योंकि पहले वाली वेव इस डायरेक्शन में आ रही थी ना, अब दूसरी वाली वेव उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पे प्लस के एक्स आ जाएगा, इतना याद रखना, प्लस के एक्स हो जाएगा। अब इसका दिखाता हूं, अगर कोई वेव आ रही है ऐसे, और सपोज यहाँ पे मैंने एक रिंग लगा रखी है, मीडियम पहले ही जैसा था लेकिन यहाँ पे लगा रखी है रिंग, जिसकी वजह से फ्री टू मूव है। यहाँ पे ये फ्री टू मूव नहीं था बट ये फ्री टू मूव है। अब जैसे ये आगे जाएगी, तो मैंने सपोज इसका इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो होगा क्या कि जब ये आगे जाएगी तो ये पॉइंट इसके ऊपर रिंग के ऊपर प्रेशर लगाएगा कि ऊपर जाओ, और ये फ्री टू मूव है तो ये डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसा बन गया। अब ये क्या करेगा, अब ये रिंग ऊपर तो चला गया लेकिन ये नीचे तो आएगा ना वापस, तो जब ये नीचे वापस आएगा, तो नीचे वापस आएगा तो फिर से ये वैसी ही पल्स जनरेट कर देगा, लेकिन अब पल्स उल्टी जानी शुरू हो जाएगी। मतलब ये पल्स आई, इसकी वजह से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया तो इसने पल्स को उल्टा कर दिया। तो बस डिफरेंस कितना आया, फेज में कोई डिफरेंस नहीं आया, डायरेक्शन में डिफरेंस आया। तो अगर हमने पहले इक्वेशन ले रखी है ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो आ जाएगी ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये समझ में आ रहा है? यस सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरफेरेंस में और दूसरी चीजों में इन सब का यूज, इंटरफेरेंस में तो फिर भी ना हो लेकिन दूसरी चीजों में इसका यूज होता है, स्टैंडिंग वेव में इसका यूज होता है, तो इसलिए इसको याद रखना। अब इसके बाद जा रहे हैं इको, एको भी बोलते हैं कुछ लोग, एको इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। एको क्या होता है कि जब हम लोग कहीं पे तुमने ऐसा सुना होगा कि कहीं पहाड़ों पे खड़े होते हैं हम यहाँ पे, और दूर भी पहाड़ है कहीं पे ऐसे, या कहीं जंगल है ऐसा, जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के बाद हमें अपनी आवाज वापस सुनाई पड़ती है। तो वो होता क्या है, देयर इज अ साउंड रिफ्लेक्टर एट अ डिस्टेंस डी, जैसे डी यहाँ पे कोई पहाड़ है डी डिस्टेंस पे, जो हमारे साउंड को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजेगा। तो साउंड एक्चुअली क्या करेगा, यहां तक जाएगा और यहां से फिर वापस आएगा। तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2D। अगर हम पूछेंगे कितने टाइम में ट्रेवल किया, तो तुम 2D बाई स्पीड ऑफ साउंड कर दोगे तो तुम्हें टाइम पता चल जाएगा। अब हमें अपना साउंड तो तुरंत ही सुनाई पड़ जाता है, हमारे मुंह से कान तक आने में जितना टाइम लगा उतना, लेकिन वही साउंड हमें थोड़ी देर बाद फिर से सुनाई पड़ेगा क्योंकि ये दूर से यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो होगा क्या कि हमें ओरिजिनल साउंड का एको भी सुनाई पड़ेगा उस जगह पे। ये बात समझ में आ रही है?
ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और एक ये दिखा देता हूँ यार तुम्हें, एक टेबल, काफी अच्छा टेबल है ये, तुम्हारी हेल्प करेगा आगे बहुत। तो ये देख लेते हैं क्या टेबल बता रहा है हमें। रिफ्लेक्शन वाला ही है ये, रिफ्लेक्शन वाला ही प्रोसेस, क्योंकि ज्यादा पूछे जाते हैं ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स बोल रहा है वो। मीडियम क्या है, रिजिड मीडियम, एक तो हमने रिजिड मीडियम लिया है और दूसरा फ्री मीडियम लिया है। अगर रिजिड मीडियम लिया है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस में चलते हैं, कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन में चलते हैं। तो होगा क्या कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा तो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन में और रेयरफेक्शन कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि 180 डिग्री का फेस चेंज आता है। ट्रांसवर्स में क्या होगा, क्रस्ट एंड ट्रफ एज ट्रफ रहेगा, क्योंकि रहेगा तो वैसे ही, बस वो क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी उसकी। फेस चेंज पाई का रहेगा, टाइम चेंज देखेंगे तो t/2 का रहेगा, पाथ चेंज देखोगे तो λ/2 का। इसका मैंने फॉर्मूला ऊपर तुम्हें बताया ही हुआ था। और अगर फ्री मीडियम में हो रहा होगा तो कंप्रेशन कंप्रेशन रहेगा, रेयरफेक्शन रेयरफेक्शन रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ के जैसा और ट्रफ क्रस्ट के जैसा हो जाएगा बस। और डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, इसने क्यों नहीं लिखा, डायरेक्शन तो उल्टी डायरेक्शन में ही जाती है ना, यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स होती है, ये याद रखना। इसको मैं लिख देता हूँ, डायरेक्शन तो रिवर्स होती है। फेस चेंज जीरो होता है, टाइम चेंज भी जीरो होता है, पाथ चेंज भी जीरो होता है, डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाती है, ये श्योर है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है तुमसे कहीं बाई चांस पूछ ले, वैसे ऊपर वाले का समरी ही है, तो मैंने ऐसा समराइज करके ही डाल दिया है। अब इसके बाद आ गया। सर हाँ, सर सेकंड वाले केस में सर, अगर डायरेक्शन अगर रिवर्स हो रहा है सर, तो सर फेज का भी चेंज होना चाहिए। फेस का क्यों चेंज होना चाहिए, हमें एक बात बताओ, ये पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फेस चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन तो रिवर्स हो गया ना। अच्छा हाँ, ये तो ठीक है सर, ये तो वही आएंगे फिर। ना भाई, डायरेक्शन तो रिवर्स होगा ही होगा ना रिफ्लेक्शन के बाद। फेस हाँ वो अगर सर, ना होना तो रिजिड और फ्री पे डिपेंड करेगा। रिजिड वाला तो अपना हाँ एक्शन का रिएक्शन लगा के उसका फेस चेंज कर देगा, और फ्री वाला नहीं करेगा। बट वो सर डायरेक्शन, उसमें पाई से चेंज हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जरा मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा और तुम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर अपन आगे जाएंगे। दिख तो रहा होगा यार क्वेश्चन तुम लोगों को।